देखिए यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आप लोगों ने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे हैं और उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसमें आपने न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, उसकी यूनिट चाहिए होती है, फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए या उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आप अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो, उसमें एरर्स भी आते हैं। तो उन एरर्स को कैसे एलिमिनेट या कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। ठीक है, अब हमारी सेकेंड यूनिट आती है फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल एवं गति। तो फोर्स एंड मोशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके भी बारे में आप यहाँ पर बात करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है आपको उसको शो करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होता है उसका संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी होती है उसकी स्पेसिफिक यूनिट, मात्रक क्या है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए आपको चाहिए और जो भी उसकी यूनिट है। जैसे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं, मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको बोल दिया कि मास है तो आपको पता है यूनिट क्या होगी, केजी। ठीक है, आपको बोला उसका मान कितना है 5, तो उसको आप शो कैसे करोगे 5 kg। ये हो गई आपकी वो वाली फिजिकल क्वांटिटी जो द्रव्यमान मास को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको आप मेनली दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हो। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, जिनका पूरा विवरण देने के लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसका संख्यात्मक मान विथ यूनिट, उसके मात्रक के साथ चाहिए होती है। यानी कि अगर आपके पास, अगर आप कह रहे हो कि ये क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, इनटू जो भी उसकी यूनिट होगी, स्पेसिफिक यूनिट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पहला यही हो गया, मास द्रव्यमान है। अगर आपने कहा कि 5 kg है तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और kg उसका मात्रक यानी कि यूनिट हो गई। दूसरा आप कह सकते हो डिस्टेंस, दूरी, जैसे कि 10 मीटर, मीटर उसका मात्रक हो गया और 10 उसका मान हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। इसके अलावा स्पीड है, चाल, कितनी तेज़ी से कोई भी बॉडी चल रही है वो कैसे, क्या होती है, उसकी स्पीड होती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप टाइम है, समय। ठीक है, तो वर्क है, जो आप कार्य करते हो वो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज़ को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। इन सभी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट की हेल्प से। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज़ को जिनको हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेसिफिक यूनिट की हेल्प से एक्सप्लेन कर देते हैं उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अब इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, जिनको हम कह रहे हैं स्केलर, जिसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेसिफिक यूनिट का मतलब हो गया कि हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मान चाहिए। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर उनको हमें जोड़ना या घटाना है तो हम मैथमेटिक्स का एक सिंपल लॉ होता है एडिशन का, अलजेब्रा का लॉ। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और एक क्या है, बी है, आपको बताना है कि इनका योग कितना होगा, सम कितना होगा, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी। तो वो सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करके आप स्केलर क्वांटिटीज़ के रिजल्टेंट को कह सकते हो या कह सकते हो उनको ऐड या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, दो ब्लॉक है, एक 5 kg का है और एक 2 kg का है। अगर इन दोनों ब्लॉक को कंबाइन कर दें तो इनका जो कंपोजिट मास होगा, जो कंबाइन जो ब्लॉक बनेगा उसका जो मास होगा, दैट मीन्स जो कंबाइंड मास होगा हमारे पास वो इन दोनों के सम कर दोगे, दैट मीन्स 5 kg प्लस 2 kg। तो एक सिंपल अलजेब्रा अप्लाई करके आपने रिजल्टेंट निकाल लिया, आपके पास उसका मान आ गया कि ये कितना होगा, 7 kg होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा कि ए है कोई पर्सन, वो कोई काम है जो 15 मिनट में करता है।
ठीक है। इसी तरह से बी कोई पर्सन है, वो उसी काम को 10 मिनट में करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी कितनी तेजी से काम कर रहा है ए के कंपैरिजन में, हाउ फास्ट ही इज, तो आप कैसे करोगे, 15 - 10 यानी कि 5, दैट मीन्स बी जो है वो ए के कंपैरिजन में 5 मिनट पहले काम फिनिश कर देता है। तो आपने सिंपल अलजेब्रा लगा के यहाँ पे इनका रिजल्ट बता दिया कि क्या रिजल्ट होना है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जिनको हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से, यानी कि हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और यूनिट पता हो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मान बताओगे कि कितना वैल्यू है उसका, और यूनिट से आप बताओगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल अलजेब्रा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हो गए मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वर्क, ठीक है। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चार्ज है, चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आती है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू विद स्पेसिफिक यूनिट और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन उसकी दिशा, जिस भी डायरेक्शन में वो चल रही है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ज़रूरत है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है तो इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू जो भी उसकी यूनिट है प्लस डायरेक्शन, हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि बल है, फोर्स हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन, इम्पल्स हो गया है, मोमेंटम है, तो ये टॉर्क है, ये सब क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। क्योंकि इन सबको अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आपको ये, जैसे बल है, ठीक है, यहाँ बोर्ड पर है, हम इसमें लिख रहे हैं, फ्रिक्शन लगेगा तभी लिखा जाएगा। जब बोर्ड में और ये जो पेन है, पेन के निब के बीच में फ्रिक्शन लगेगा तभी आप इस पर लिख सकते हो। अगर ये स्लिप करता चला जाएगा तो आप इसको नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का बल है, तो वो किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो तभी तो आगे की तरफ लिखोगे। या आप किसी मेज है, कोई भी आपके पास स्टूल दिया है, आपको उसको खिसकाना है तो आगे की तरफ बढ़ाना है, तो आप इस तरह से फोर्स लगाओगे उसमें, है ना। आगे की तरफ बढ़ाना तो पीछे तो नहीं खींचोगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप फोर्स लगा सकते हो या उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर आपको आगे बढ़ाना है इसको तो आपको जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन देनी पड़ रही है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि कोई भी एक कार है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू से मूव कर रही है, वैल्यू हमने बोल दिया, ठीक है। तो ये तो इसका मान दे रहा है, तो ये स्पीड हो सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, हमने ऐसे ही बोल दिया, तो अब डायरेक्शन हमने दे दी है, तो यानी कि ये अब हमारी हो गई वेलोसिटी, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, मान, वही स्पीड होती है। यही तो हो गया। अगर हम डायरेक्शन नहीं दे रहे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि इस डायरेक्शन में वो जा रही है, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप किसी भी, मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो, डिस्टेंस ले रहे हो, डिस्टेंस को आपने बता दिया कि हम इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक सिंबल आप ले लोगे, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, और आपने क्या कहा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको शो कैसे करोगे कि आपको पता चल जाए देख के कि यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की बात, यानी कि रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल पर एरो का निशान, साइन बना देते हैं हेड पर, ठीक है। तो ये हमारी, इससे पता चल रहा है कि यहाँ एरो है, तो इसका मतलब ए क्या है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी।
अब अगर हमें डायग्रामेटिकली इसको शो करना हो तो हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। जैसे यही एक एग्जाम्पल लिया कि एक कार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। तो इसको डायग्राम की हेल्प से आप कैसे शो करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी जो टेल होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी और एरो जो होगा यानी कि जो हेड होगा वो एंड वाले पॉइंट पर होगी और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपकी जो एक्चुअल डायरेक्शन है उसके पैरेलल शो करोगे। जैसे कि आपने कहा कि कार जो है वो ये होता है नॉर्थ साउथ, तो वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है तो डायरेक्शन इसके पैरेलल, यानी कि आप एक एरो बनाओगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन के पैरेलल। ये तो आपकी डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसमें दो पार्ट हो गए इस रिप्रेजेंटेशन के, एक हो गई टेल, ये टेल होती है जो एंड होता है इसका, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, वो टेल है। और जो एंड होगा इसका हेड, वहाँ पर आप देते हो एरो। जो एरो होता है वो जिस भी डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा वो आपको उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन को शो करने का तरीका। अब आप इसको मैग्नीट्यूड में कैसे शो करोगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है वेक्टर की, आप उसको डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि जो भी आप इसमें सिंबल ले रहे हो उससे आपको मैग्नीट्यूड भी मिले और डायरेक्शन भी मिले। तो डायरेक्शन तो इस तरह से शो कर दी, आप एरो को किस तरफ रखोगे, जिस भी डायरेक्शन में वो फिजिकल क्वांटिटी लग रही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या करोगे, आपने इमेजिन कर लिया कि 0.5 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो आप अपने स्केल से 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स या वो जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो अप्लाई की जा रही है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में तो इसके पैरेलल आप क्या करोगे, एक वेक्टर ड्रॉ करोगे जिसका एरो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वो फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई की जा रही है या मूव कर रही है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्विवेलेंट मान के चलोगे किसके, जो इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा। तो उसके लिए आपने क्या कर लिया, 1 मीटर पर सेकेंड को 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल मान लिया। तो आप क्या करोगे, अगर 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हो तो वो कितने स्पीड को शो कर रही है, कितनी वेलोसिटी को शो कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा था कि अगर हमें दो अलग अलग स्केलर क्वांटिटी देते हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप सिंपल अलजेब्रा को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक ही तरह की कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लो वेलोसिटी या फोर्स है किसी बॉडी पे दो अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, तो उनको रिजल्ट बताने के लिए कि जब दो अलग अलग डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगाएंगे तो उस पर कितनी रिजल्टिंग फोर्स लगनी है एक्चुअल में, जो ब्लॉक पे या जिस भी बॉडी पे लगाई जा रही है, वो बताने के लिए आप सिंपल अलजेब्रा अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर क्या होते हैं, इनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए या रिजल्टेंट बताने के लिए स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। उन रूल्स की हेल्प से या उन नियमों की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें मेन जो होता है, एक होता है आपका ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए एक ट्रायंगल लॉ होता है, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक त्रिभुज का नियम होता है और एक चतुर्भुज का नियम होता है। तो इन दोनों नियमों की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो वेक्टर जो एक्ट कर रहे हैं अगर किसी भी बॉडी पे, उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है स्केलर और वेक्टर में यही होता है। स्केलर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि एक साथ क्यों नहीं जोड़ सकते, ठीक है। मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, इसमें यहाँ एक बॉल है अंदर की तरफ, ठीक है। कोई भी एक सिलेंडर की तरह ट्यूब है, उसमें अंदर की तरफ एक बॉल है और ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, इस ट्यूब में। अब आप इस ट्यूब को क्या करते हो, रोल कर देते हो, तो ये आगे की तरफ जाएगी। मान लो ये इधर आ गई। अब ये जो ट्यूब है वो आगे की तरफ रोल हो रही है, ठीक है,
और बॉल इसमें इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इसका मतलब जब ये बॉल का अगर हम बाहर से देखते हैं, मान लो ये जो ट्यूब है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, बॉल दिखाई दे रही है हमें, तो जब ये आगे की तरफ ऐसे रोल करेगी और बॉल आगे की तरफ मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो जब हमें मोशन कैसे दिखाई देगा बॉल का, इस तरफ ऐसे जाता हुआ, है ना। तो अगर आप सिर्फ ट्यूब में देख रहे हो तो क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रही है वो इस डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्यूब भी मूव कर रही है, तो इसका क्योंकि आगे आगे बढ़ती चली जाएगी और ये भी आगे आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये वाली लेंथ हमें मिलेगी एंड पॉइंट पर, ठीक है। तो अब ये रिजल्टेंट, इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ग्राउंड पे, यहाँ से यहाँ तक वाला। तो अब आपको पता, अगर यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना दें, इसको एच मान लो, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये सारा किस तरह से आएगा, ये सब आएगा आपका ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से, तब आप निकाल सकते हो कि एक्चुअल में रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट इसका है कितना, ठीक है।